नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। इस चैनल के द्वारा बीएड शिक्षकों के ब्रिज कोर्स को ध्यान में रखते हुए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यह स्टडी मटेरियल एनआईओएस के द्वारा ब्रिज कोर्स की परीक्षा जो पिछले वर्षों में कराई गई थी उसी को ध्यान में रखकर, और जो सिलेबस पिछले वर्षों का रहा था उसी को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं बीटीसी, बीएड, एमएड ऐसी परीक्षाओं में हर वर्ष सिलेबस नहीं बदलते हैं। चूँकि आपको कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चों का बाल मनोविज्ञान कवर करना है और आपके पास पुराना सिलेबस है, तो आप अभी तो नया है नहीं कुछ, तो जब तक नया सिलेबस नहीं है तब तक कुछ नहीं से बेहतर है कि कुछ ही पढ़ लिया जाए। और इसी को ध्यान में रखते हुए हम जो अध्ययन सामग्री है वह तैयार कर रहे हैं और आपको प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। आइए मॉड्यूल 522 के अंतर्गत हम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता टॉपिक को कवर करने का प्रयास करते हैं। ये शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से अगर आप स्वस्थ हैं, और यही अवस्था आपकी है कि आप स्वास्थ्य आपका बेहतर है। हमारे स्वास्थ्य को कई चीज़ें प्रभावित करती हैं, जैसे पर्यावरण। जिस प्रकार से झारखंड में रहने वाले लोगों के सामने गंभीर समस्या रहती हैं, विभिन्न प्रकार के रोगों से वे ग्रसित रहते हैं, तो उसका कारण वहाँ का पर्यावरण है। व्यवहार, समाज, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीति, यह हमारे समाज, यह हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अगर गरीबी में जी रहे हैं, आपके आसपास का वातावरण गंदा है, जानकारी की आपको कमी है और साफ सफाई की लापरवाही है, तो इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। स्वास्थ्य की परिभाषा अगर देखी जाए तो इसका मतलब रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं। मतलब अगर आपको रोग नहीं है या बच्चे को कोई रोग नहीं है, दुर्बलता नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह स्वस्थ है, बल्कि वह शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से पूर्ण कुशल है, तब यह कहा जाएगा कि वह बच्चा स्वस्थ है। और स्वास्थ्य का महत्व बच्चों के लिए, परिवार सभी के लिए आवश्यक है। बचपन में अगर बच्चा मजबूत रहेगा, उसका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा, तभी वह आगे जाकर बेहतर होगा। अगर बचपन में वह कमज़ोर हो गया, दुर्बल हो गया, तो फिर उसका पूरा भविष्य भी आगे गड़बड़ हो जाता है। मतलब कि वो अगर पहले से ही रोगी हो जाएगा तो फिर आगे उसके लिए बहुत समस्या हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि जब बच्चा बाल्यकाल में रहे, उसी दौरान बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उसे उपलब्ध कराई जाए, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी जरूरी बातें हैं? पौष्टिक भोजन बच्चे को मिलना चाहिए, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, साफ पानी बच्चे को पीने को मिले, स्वच्छता की अच्छी आदतें हों, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच होनी चाहिए। अगर तबीयत खराब हो तो स्वास्थ्य सेवाओं तक, सरकारों के द्वारा यही तो कहा जाता है कि हम इन चीज़ों को देने का प्रयास कर रहे हैं। जिन शहरों में पानी की कमी है वहाँ सरकारों के द्वारा पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। जहाँ बहुत ज़्यादा कमी है वहाँ पर और ज़्यादा आप देख रहे हैं कि हर घर जल मिशन है। सरकारों के द्वारा यही प्रयास किया जा रहा है कि हर घर तक जल पहुँचाया जाए। अब उसको आप बताएं कि पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर नहीं पहुँच रहा है, या सरकारों के द्वारा प्रयास तो किया जा रहा है ना। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, हर जगह अस्पताल वगैरह गवर्नमेंट के द्वारा बनवाया जा रहा है। इसके अलावा व्यायाम और पर्याप्त नींद भी आवश्यक है, और सुरक्षित विद्यालय और घर का माहौल। क्या आप विद्यालयों में बच्चों के लिए एक्सरसाइज वगैरह, ठंडी में आप देखते हैं पीटी वगैरह बच्चे करते हैं, तो ये सभी चीज़ें अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं। अब हम आज के टॉपिक में स्वास्थ्य की भूमिका विद्यालय में क्या है, हम इसे कवर करेंगे। मुख्य रूप से विद्यालय का परिवेश किस प्रकार से होना चाहिए कि बच्चे को बेहतर, उसका जो स्वास्थ्य बेहतर हो और वो आगे और बेहतर कर सके। इसमें देखिए, विद्यालय में 3 चीज़ें मुख्य रूप से हमें देखनी है। स्वच्छ विद्यालय का पर्यावरण जो है वह स्वच्छ होना चाहिए, विद्यालय में गंदगी नहीं होनी चाहिए, जो अगल जो विद्यालय का पूरा परिवेश है वह साफ सफाई से भरपूर होना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को। और तीसरा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, बच्चों की कोई समस्या होती है तो उसके लिए सेवाएं भी, वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं भी विद्यालय में उपलब्ध होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से मुख्य कारक हैं। सबसे पहले शिक्षा और साक्षरता। बच्चा शिक्षित है, बच्चा शिक्षित रहेगा, साक्षर रहेगा, तभी वह अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेगा। भौतिक पर्यावरण किस प्रकार से है? आनुवांशिकता है। अगर आप देखते हैं कुछ बच्चों में समस्या आनुवांशिक रूप से माता पिता के द्वारा ट्रांसफर हो जाती हैं, तो इसमें आनुवांशिकता भी स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। संस्कृति और जीवन शैली, किस प्रकार की जीवन शैली है वह भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। आय और सामाजिक स्थिति, अगर बच्चा गरीब है, माता पिता उसके गरीब हैं, अगर वह ठीक से खाने को नहीं प्राप्त कर रहा है, जो आवश्यक चीज़ें हैं, जो मतलब कि हर चीज़ की एक बेहतर मात्रा है ना, उसे नहीं प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से वह बीमार होगा, कमज़ोर होगा। तो आय और सामाजिक स्थिति भी बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। लिंग, रोजगार की स्थिति और कार्य का माहौल, किस प्रकार के कार्य करते हैं, ये भी बहुत कुछ डिसाइड करता है हमारे स्वास्थ्य को। और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता भी हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अब हम आगे इसी को पॉइंट वाइज कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति। यह हमारे स्वच्छ जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए साफ और सुरक्षित पेयजल जरूरी है।
आप जानते हैं कि आजकल हमारे सामने जो इतनी समस्याएं आ रही हैं पानी को लेकर, आपने देखा हाल ही में यमुना के पानी को लेकर भी विवाद रहा है। तो यमुना तो बहुत बड़े स्तर पर हो गया, और जगह पर भी आप देख रहे हैं कि पानी की समस्या हो रही है। इसमें कपड़ा धोते हैं लोग, कचरा फेंकते हैं, रासायनिक अपशिष्ट और धार्मिक कर्मकांडों की वजह से भी पानी प्रदूषित हो रहा है। शहरों में लोग आरओ वगैरह लगा रहे हैं, नगर पालिका में पानी की गुणवत्ता की निगरानी वगैरह की जा रही है। तो अलग अलग अपने तरीके हैं पानी को बेहतर करने का। गांव में लोग पानी को उबाल कर पीते हैं, कपड़े से छान कर पीते हैं। तो इस प्रकार से ओवरऑल हमें समझना है कि स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति होनी चाहिए अगर स्वस्थ रहना है तो। आगे है, अब हम आगे जो हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक है कि विद्यालय का वातावरण, हम इसे कवर करेंगे। आप सभी जानते हैं कि बच्चा समाज में निकलने से पहले विद्यालय में रहता है ना, और विद्यालय से पहले परिवार में रहता है। तो परिवार के बाद अधिक समय तो बच्चा विद्यालय में रहता है। तो विद्यालय का परिवेश या विद्यालय में जो कुछ सीखता है बच्चा, उसी को ले जाकर फिर समाज में वह डिलीवर करने का प्रयास करता है। तो इसलिए हमें विद्यालय को भी उसी प्रकार का परिवेश देना चाहिए जो बच्चे के लिए स्वास्थ्यपूर्ण हो, है ना। तो स्वच्छ और स्वस्थ विद्यालय वातावरण बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए ज़रूरी है। विद्यालय में बच्चा खाना खाता है, खेलता है, चीज़ों को साझा करता है, सहयोग करता है, स्वच्छता सीखता है। इसलिए शिक्षकों को और विद्यालय प्रशासन को बच्चों के स्वास्थ्य, खान पान, साफ सफाई और स्वच्छ आदतों पर ध्यान देना चाहिए। विद्यालयों में कौन कौन सी जरूरी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, हम इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले पर्याप्त और स्वच्छ पेयजल की सुविधा होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा पानी के टैंकों की नियमित सफाई होनी चाहिए। जो पानी के टैंक हैं हमारे विद्यालयों में, आप देखते हैं शिक्षक के रूप में आप तो यह सब फॉर्म फिलअप करते हैं, हर साल सरकार के द्वारा सब ऑनलाइन करवाया जाता है ना। सफाई का रिकॉर्ड रखा जाता है, क्लोरीन टैबलेट और जल शोधन की व्यवस्था वगैरह है, पानी बर्बाद ना हो इसके भी हम लोगों की तरह प्रयास किए जाते हैं। और बचे हुए पानी का उपयोग जो है बागवानी में किया जाए या सफाई में करने का यह प्रयास होता है ना। तो ये जरूरी व्यवस्था विद्यालय में होनी चाहिए। इसमें सबसे पहली जो व्यवस्था है आज का हमें जो पढ़ना है, पहला है कि जो शौचालय की व्यवस्था बेहतर रूप में होनी चाहिए, है ना। इसमें आप सभी जानते हैं कि बच्चों को स्वच्छता और स्वास्थ्य आदत सिखाने का केंद्र विद्यालय ही है, और विद्यालय में ही बच्चा स्वच्छ और सुरक्षित शौचालय हो, वहाँ पर उसका यूज़ करे ठीक तरीके से, यह भी आवश्यक है। इसमें लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था, है ना, लड़कियों के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था, और ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित शौचालय होने चाहिए, जानवरों से उत्पीड़न से सुरक्षा हो, शौचालय में ताला, पानी, प्रकाश और हवा की व्यवस्था हो, विकलांग बच्चों के लिए रैंप हो, हैंडरेल हो, दिन में कम से कम 2 बार सफाई हो, सफाई के नियमित मॉनिटरिंग हो। तो ये विद्यालय प्रशासन की भूमिका हो गई। स्वच्छ शौचालय किस प्रकार से और मूत्रालय किस प्रकार से। उसमें शिक्षक की भूमिका यह है कि शिक्षक बच्चों को शौचालय उपयोग के शिष्टाचार और स्वच्छ आदतें सिखाएं, जैसे दरवाज़ा बंद करें, है ना, बच्चा जा रहा है शौचालय यूज कर रहा है तो दरवाज़ा बंद करें, सफाई के लिए पानी का उपयोग करें, कचरा कूड़ेदान में डालें, हाथ साबुन से धोया जाए या राख से धोया जाए, है ना, बिजली और पानी को बर्बाद न किया जाए, शौचालय को साफ और सही ढंग से प्रयोग किया जाए। तो यहाँ पर शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बाद दूसरी चीज़ है सुरक्षित आहार। विद्यालय में भोजन भी उपलब्ध कराया जाता है, इसलिए बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है कि जो भोजन है, जो एमडीएम आप कहते हैं, वह बेहतर रूप से दिया जाए, है ना, और उसमें भी स्वच्छता पर ध्यान देना आवश्यक है। इसमें शिक्षक और विद्यालय की भूमिका यहाँ पर भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसमें बच्चों को भोजन से पहले और बाद में हाथ धोने की आदत डालनी चाहिए। भोजन वितरण के समय बच्चों के व्यवहार पर नज़र रखनी चाहिए, है ना। कुछ बच्चे बदमाशी करते हैं, एक दूसरे का खाने में कुछ ऐसा कुछ कर देते हैं, बच्चों की शिकायतें आप देखते ही हैं। खाना बांटने वाले स्वयंसेवक जो मतलब यूज़ करने चाहिए, एप्रन और टोपी वगैरह पहनना चाहिए, प्लास्टिक प्लेटों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। भोजन सुरक्षा मानक जो है उसका पालन करना चाहिए, और बाहरी खाद्य विक्रेताओं से बचना चाहिए। यहाँ पर परिवारों को भी सुरक्षित भोजन और साफ सफाई की आदतों के बारे में शिक्षित करने का प्रयास होना चाहिए। हाथ धोने की सुविधा होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपके विद्यालय में हैं, और यही चीज़ें आपको लिखनी भी हैं, समझनी भी हैं। ये आप एक बार पढ़ लेंगे, सब कुछ आपको स्पष्ट हो जाएगा, है ना। और अगर आपको इसका पीडीएफ भी मैं उपलब्ध करा दूंगा, ठीक है। हाथ धोना बीमारियों से बचने का सबसे आसान तरीका है, इसलिए बच्चों को खाने से पहले और बाद में, शौचालय उपयोग के बाद, खेलने और सीखने के बाद, ये सब चीज़ें हाथ धोना सीखते हैं, ठीक है। विद्यालय में ज़रूरी व्यवस्थाएं क्या होनी चाहिए, देखिए यहाँ पर बच्चों की ऊंचाई के अनुसार वाश बेसिन होना चाहिए, साबुन और साफ पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, स्थान की नियमित सफाई हो, ग्रामीण स्कूलों में बाल्टी, जग और साबुन का इंतजाम हो, शिक्षक बच्चों को हाथ धोने के महत्व पर प्रेरित करें, हाथ धोने के लिए स्लोगन बनाएं, जैसे खाना खाने से पहले हाथ धोना जरूरी है मेरे दोस्त, है ना। इस प्रकार से होना चाहिए। आगे जल निकासी प्रणाली भी बेहतर होनी चाहिए विद्यालयों में। जो हमारे विद्यालय हैं वहाँ पर स्वस्थ वातावरण के लिए यह बहुत आवश्यक है। अगर नालियाँ बंद रहेंगी, गंदगी रहेगी, तो मच्छर और कीट बढ़ेंगे, जिससे मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियाँ होंगी।
नालियाँ ढकी हों तो नियमित रूप से उन्हें साफ भी किया जाना चाहिए। स्थानीय निकाय समय समय पर रुकावटों को दूर करे, खुले पानी में बच्चों को न खेलने दिया जाए, कीटनाशक का छिड़काव किया जाए और शिक्षक बच्चों को ये समझाएं कि कचरा नालियों में नहीं डालें, है ना, क्योंकि उससे नाली जाम हो सकती है। वेस्ट डिस्पोजल के लिए हमारे विद्यालय में प्रयास होने चाहिए। इसमें रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल, यानी कि अनावश्यक चीज़ों का प्रयोग न करें, और ये हो गया रिड्यूस। उसके बाद पुराने सामानों का दोबारा उपयोग करें, रीयूज़ हो गया फिर से उपयोग करें, और कचरे से उपयोगी वस्तु बनाए वो हो गया रिसाइकिल। ठीक है, अलग अलग रंग के कूड़ेदान विद्यालयों में भी होने चाहिए। हालांकि सरकारों के द्वारा गांव में भी अलग अलग सूखा कचरा और गीला कचरा होता है, आप देखते ही हैं, तो उस प्रकार से भी विद्यालय में इस प्रकार का प्रयास होना चाहिए। बगीचे के जो पत्ते हैं और जैविक कचरे हैं उनसे कंपोस्ट खाद बनाई जानी चाहिए और प्लास्टिक और पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा प्रकाश की व्यवस्था पर भी हम देख लेते हैं नज़र। कक्षा में पर्याप्त प्राकृतिक और कृत्रिम प्रकाश होना जरूरी है ना। अपर्याप्त रोशनी से बच्चों की आंखों पर असर पड़ सकता है, बुरा असर। इससे सुझाव यह है कि खिड़कियाँ और दरवाजे इस प्रकार से हों कि पर्याप्त रोशनी आए, बिजली के बल्ब या ट्यूबलाइट सही हालत में हो। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए अतिरिक्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए, यानी प्रॉब्लम है। वेंटिलेशन भी होना चाहिए, बेहतर हवा का प्रवाह हो कक्षा में, बच्चों के स्वास्थ्य और एकाग्रता के लिए बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, बहुत गर्मी हो रही, बहुत उमस हो रही है, ऐसे जून के महीने में आप देखते हैं तो समस्याएं हो जाती हैं, तो बच्चे क्या पढ़ेंगे। तो इसलिए यह आवश्यक है कि वायु का संचार भी बेहतर हो। पेड़ पौधे विद्यालय में लगाए जाएं ताकि शुद्ध हवा मिले, छाया मिले। कक्षाओं में खिड़कियाँ और वेंटिलेशन खुला रखा जाए। पंखों और खिड़कियों की नियमित हमें सफाई करनी चाहिए। बैठने के लिए बच्चों की आरामदेह व्यवस्था होनी चाहिए। कक्षा में बैठने की व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए कि हर बच्चा आराम से बैठ सके और श्यामपट्ट या व्हाइट बोर्ड अभी जो यूज होता है उसको साफ तरीके से देख सके। आरामदायक व्यवस्था से बच्चों का अधिगम प्रभावी होता है। इसमें मुख्य बिंदु यह है कि बच्चों को छोटे छोटे समूह में बैठाया जाए, है ना, ताकि वे मिलकर कोई कार्य करें, गतिविधियाँ करें, विचार विमर्श करें। शिक्षक का सभी विद्यार्थियों के सामने रहे ताकि सभी बच्चे उन्हें देख और सुन सकें। हाँ, इस प्रकार से आपको बैठना चाहिए कि सभी बच्चे आपको देख सकें। लेखन कार्य हर बच्चे को ब्लैक बोर्ड स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, इस प्रकार से आप लिख रहे हैं, या व्हाइट बोर्ड। निष्पादन कार्य यानी कि बच्चों को पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए ताकि वे गतिविधियाँ अपना जो कर सकें। और कुछ ऐसे बच्चे जो बहुत बदमाशी करते हैं, समस्या पैदा करने वाले, ऐसे बच्चों को शिक्षक के पास बैठाना चाहिए ताकि उन्हें आसानी से मॉनिटर किया जा सके। विकलांग बच्चों के लिए विशेष सीटिंग की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उन्हें भी आराम से कार्य उनका हो सके। शिक्षक के पास इतना स्थान होना चाहिए कि वे सभी बच्चों पर नज़र रख सके। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो प्रेरक, संवेदनात्मक एवं सामाजिक वातावरण हमारा किस प्रकार से होना चाहिए। देखिएगा, कक्षा का जो वातावरण है वह केवल कमरे से नहीं बल्कि शिक्षक और विद्यार्थियों के व्यवहार से बनता है। आप देखे होंगे कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जब कक्षा में जाते हैं तो बच्चों के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। क्यों? क्योंकि उन शिक्षक में बच्चे अपनापन देखते हैं, है ना। तो एक अच्छा वातावरण तो वही है जो हर बच्चा सम्मान देखे, समानता देखे और आत्मविश्वास महसूस करे। कुछ शिक्षक को बच्चे कहते हैं ना कि ये मरकबा सर जी हैं, आते हैं तो डर जाते हैं, सहम जाते हैं बच्चे, क्योंकि उनके साथ रहने में बच्चा सहज नहीं महसूस करता है। वहीं कुछ अध्यापक इस प्रकार से, अध्यापिकाएं इस प्रकार से होती हैं कि बच्चे उनसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत लगाव उनसे रहता है। अगर ना आए तो अगले दिन विद्यालय में पहुँचते ही सबसे पहले यही प्रश्न करते हैं कि सर आप आए क्यों नहीं, या मैडम आप आई क्यों नहीं। तो बच्चा वही तो खोज रहा है ना, प्रेम, समानता, आत्मविश्वास बच्चा महसूस करता है उस शिक्षक के साथ। तो अधिगम की प्रक्रिया और तेज होती है। इससे ऐसे में शिक्षक को हर बच्चे का नाम लेकर अभिवादन करें। जो नया बच्चा आता है, नए बच्चों का स्वागत किया जाए। बैठने की जगह बदलते रहें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ये मेरी जगह है, तो इस तरह से क्या होगा कि वो एक किसी का फिक्स नहीं होना चाहिए। सभी बच्चों को इधर उधर बैठाना चाहिए, मतलब बदल बदल कर। इससे सामाजिक संबंध मित्रता बच्चों की बढ़ती है। प्रत्येक बच्चे से व्यक्तिगत संपर्क रखना चाहिए ताकि वे खुलकर बात कर सके और सहपाठी शिक्षण को बढ़ावा दें, यानी कि बड़े बच्चे छोटे बच्चों की मदद करें, यह भी प्रयास होना चाहिए। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें भेदभाव विरोधी नीति अपनानी चाहिए, है ना। इसमें धर्म, लिंग या सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए हमको। ठीक, बच्चों में आत्मसम्मान और सहयोग की भावना विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य निर्देश क्या है? देखिए, विद्यालय में बच्चों को केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य, स्वच्छता और अच्छे आचरण के बारे में सिखाना भी जरूरी है। इसमें भोजन एवं संतुलित आहार हमारे लिए बहुत आवश्यक है। आप सभी जानते हैं ऊर्जा और पोषण का मुख्य स्रोत है संतुलित आहार, मतलब कि सभी चीज़ से उसमें प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, कार्बोहाइड्रेट, सभी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में मिले बच्चे को, तो वही तो हुआ संतुलित आहार। इसमें आपको ये देखना होगा कि कौन कौन से मुख्य पोषक तत्व, उनके स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कहाँ कहाँ मिलते हैं, सब आप जानते ही हैं। चावल, गेहूँ, केला, आम, तो ये सभी चीज़ें हैं। वसा है, मक्खन, घी, तेल, मूंगफली, प्रोटीन है, दूध, अंडा, दालें, मछली, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो बच्चों को उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए, मतलब उचित रूप में। ठीक है, कारक क्या है? देखिए, इसको शॉर्ट करने का मैंने प्रयास किया है। इन सब चीज़ों को आप अपने से और विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है तो चीज़ें बहुत बड़ी हो जाएंगी, व्यापक हो जाएंगी। शॉर्ट में आप इसको समझेंगे, उसके बाद फिर इसको आधार पर आप उत्तर आराम से लिख ले जाएंगे। ठीक, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक क्या है? आयु, लिंग,
कार्य का प्रकार, ठीक है, और इसी में संक्रामक बीमारियां वगैरह हैं। इसको हम संक्रामक बीमारियां जब बच्चों में एक दूसरे से आप समझते हैं फैलती हैं, है ना। इसके अलावा फैलने का कारण है, इसको आप देख लीजिएगा, भोजन और पानी से, अस्वच्छ पानी या बासी भोजन से बच्चा समस्या में ग्रसित हो जाता है। वायु से, खांसी या छींकने के दौरान कीटाणु हम फैलते हैं, उससे भी हो जाता है। स्पर्श से हो जाता है। इसके अलावा कीटों से भी संक्रामक बीमारियां होती हैं। तो संक्रामक बीमारियों को भी आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि यह भी स्वास्थ्य से संबंधित है। इस पर हम एक अलग से विस्तृत वीडियो संक्रामक बीमारियों पर बनाएंगे, है ना। आगे रोकथाम के क्या उपाय हैं? पानी उबाल कर पीना चाहिए और साफ बर्तनों में रखें, भोजन ढक कर रखा जाए और नियमित स्नान करें, साफ कपड़े पहने, टीकाकरण हो बच्चों का, आसपास मच्छर और गंदगी न होने पाए। तो ये जो है संक्रामक बीमारियों से बचने के उपाय हो गए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना है। देखिए, इसमें जो मैंने बाद में कवर किया है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट ज़्यादा हुआ है। इस चीज़ को आगे हम विस्तृत रूप में पढ़ लेंगे, संतुलित आहार और उसमें क्या क्या किस प्रकार से बीमारियाँ होती हैं, इस सब चीज़ों को भी आपको लिखना होगा, समझना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी इसका PDF व्हाट्सएप ग्रुप में जो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें उपलब्ध करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।